देखो यार, अगर तुम लोग एमजेएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ पॉसिबली एक बहुत ही बड़ा मैच लड़ने वाले गए। एईडब्ल्यू में बेथ फेनिक्स के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। टीएनए रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के बाद टीएनए के पेपर व्यू काफी सक्सेसफुल हुआ है। एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स में जैक पेरी की पॉसिबल इंजरी को लेकर यंग बक्स की काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं डीसी कॉमिक्स की तरफ से एईडब्ल्यू के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को धोखा मिल चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड की। बात करें अगर यहाँ पर एडम कोपलैंड की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर एडम कोपलैंड के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद कोपलैंड यहाँ पर लगभग पिछले एक साल से एईडब्ल्यू पर काम कर रहे गए। और यही कोपलैंड के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद काफी सारे फैंस सोशल मीडिया पर ये डिमांड कर रहे थे कि एडम कोपलैंड के साथ साथ उनकी वाइफ बेथ फेनिक्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करे। बट गाइज क्योंकि बेथ फेनिक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी, तो इसीलिए वो एईडब्ल्यू को ज्वाइन नहीं कर सकती थी। और इवन यहाँ पर कुछ महीने पहले जब एडम कोपलैंड से भी पूछा गया था कि क्या उनकी वाइफ बेथ फेनिक्स भी एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगी, तो कोपलैंड का भी यही कहना था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बट गाइज अब यहाँ पर फाइनली बेथ फेनिक्स एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेथ फेनिक्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और बेथ फेनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब वो पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुकी है। और गाइज ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कुछ महीने पहले बेथ फेनिक्स के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर बातें चली थी। और अब जबकि बेथ फेनिक्स पूरी तरह से फ्री एजेंट हो चुकी है, तो गाइज आप लोग ये 100% मानकर चल सकते हो कि आज नहीं तो कल बेथ फेनिक्स एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करेंगी। क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि एडम कोपलैंड पर्सनली खुद बेथ फेनिक्स को एईडब्ल्यू पर लाना चाहते थे। और गाइज क्योंकि बेथ फेनिक्स मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट है, तो गाइज वो यहाँ पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर में डेब्यू करके मैच भी रसल कर सकती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बेथ फेनिक्स के फ्री एजेंट बनने के बाद टोनी खान बेथ फेनिक्स को एईडब्ल्यू में कब और कैसे लाते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के आने की, तो गाइज यही एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के ऊपर कमील के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद अब एईडब्ल्यू ने कमील को लेकर लेटेस्ट ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते अमेरिका में एईडब्ल्यू के द्वारा कमील को लेकर ब्रिक हाउस कमील नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया गया है। और एईडब्ल्यू के ये ट्रेडमार्क फिल होने के बाद अब ये कंफर्म हो चुका है कि एईडब्ल्यू के अंदर कमील का निक नेम ब्रिक हाउस होने वाला है। और एईडब्ल्यू के अंदर कमील यहाँ पर ब्रिक हाउस कमील नेम से प्रमोट की जाएंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी कमील को एग्जैक्टली कैसे यूज करती है। बट गाइज जहां तक बात रही यूज करने की, तो गाइज यही एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के ऊपर मार्क बिस्को की चेयर से जैक पेरी के ऊपर अटैक करने के बाद सोशल मीडिया पर इस पूरी चीज को लेकर काफी ज्यादा ड्रामा हुआ। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर रेसलर्स यहाँ पर अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे गए। और कई लोगों ने एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाया कि मार्क बिस्को के अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट की वजह से जैक पेरी का करियर पॉसिबली ओवर हो सकता है। बट अब यहाँ पर फाइनली जैक पेरी के करीबी दोस्त यंग बक्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर यंग बक्स ने जैक पेरी के पॉसिबल इंजरी सिचुएशन को लेकर बात की। जहां पर यंग बक्स का ये कहना है कि ब्लड एंड गट्स मैच में काफी सारे ब्रूटल स्पॉट के बाद शॉकिंगली यहाँ पर ब्लड एंड गट्स मैच के बाद मैच के अंदर कंपीट कर रहे किसी भी रेसलर को कोई भी इंजरी नहीं हुई गए। और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जब सभी रेसलर पहुंचे, तो सभी यहाँ पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट थे। और डेफिनेटली मैच के अंदर काफी सारे ब्रूटल स्पॉट होने की वजह से सभी के बॉडी के ऊपर कोई ना कोई स्क्रैच आया है। बट गाइज अच्छी बात यह है कि ना तो जैक पेरी को कोई भी सीरियस इंजरी हुई गए, और ना ही मैच में कंपीट कर रहे किसी और रेसलर को इंजरी हुई गए। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोगों का ये कहना कि एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रही है, ये यहाँ पर पूरी तरह से फालतू बात है। गाइज ये तो बात ही एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के रिसेंट हुए पेपर व्यू टीएनए प्रेजेंट स्लैमवर्सरी पेपर व्यू की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टीएनए रेसलिंग के इस साल स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर 4000 से ज्यादा लोग अरीना में देखने को मिले थे, जो यहाँ पर पिछले 10 साल में टीएनए की हाईएस्ट अटेंडेंस थी। और अब यहाँ पर फाइनली इस पेपर व्यू के बाय रेट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर टीएनए के कमेंटेटर ने ये कंफर्म किया है कि टीएनए रेसलिंग का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग के प्लस ऐप के ऊपर सबसे ज्यादा बिकने वाला पेपर व्यू है। और गाइस साल के शुरुआत पर टीएनए के हार्ड टू किल पेपर व्यू के 2024 में काफी ज्यादा बिक जाने के बाद टीएनए का स्लैमवर्सरी पेपर व्यू हार्ड टू किल के बाय रेट को बीट कर चुका है। और अभी तक ये तो क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली टीएनए के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू को कितने लोगों
ने खरीदा ही, बट गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि ये पेपर व्यू पिछले 5-6 सालों के अंदर TNA रेसलिंग का सबसे सक्सेसफुल पेपर व्यू गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस पेपर व्यू की फाइनल बाई रेट कब रिवील होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं DC कॉमिक्स के WWE को स्टेप करने की। वेल गाइज अगर आप लोग कॉमिक्स को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि USA के अंदर DC कॉमिक्स का WWE के साथ लंबे टाइम का एग्रीमेंट है, जहां पर DC बेसिकली WWE को लेकर उनके रेसलर्स के कैरेक्टर को कॉमिक बुक में डालती गए और गाइज DC के द्वारा हमेशा ही WWE को लेकर काफी सारे प्रमोशन किए जाते गए। बट गाइज अब यहां पर AEW कंपनी के मार्केट में आने के बाद DC कॉमिक्स ने यहां पर पहली बार WWE को धोखा दिया ही और गाइज WWE के साथ DC के लॉयल्टी को ब्रेक करते हुए DC कॉमिक्स ने इस साल WWE को छोड़कर AEW के रेसलर्स को लेकर कॉमिक बुक लॉन्च किया है और गाइज यहां पर DC कॉमिक्स के अंदर WWE को हटाकर अब यहां पर AEW के रेसलर विल ऑस्प्रे, MJF, स्वर्ग स्ट्रिकलैंड जैसे रेसलर्स के कैरेक्टर को डाला जा रहा है और गाइज DC कॉमिक्स के इस हरकत की वजह से WWE के कॉमिक बुक फैन यहां पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए और सोशल मीडिया के ऊपर WWE के फैन बॉयज के द्वारा DC को यहां पर स्टेप करने के लिए गालियां दी जा रही गए। तो गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW के फैंस इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि DC कॉमिक्स के WWE को स्टेप करके AEW के साथ एग्रीमेंट करने के बाद अब WWE का DC के साथ फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MJF के NJPW पर डेब्यू करने की। वेल अगर आप लोग MJF को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि MJF यहाँ पर NJPW और जापानीज रेसलिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए और MJF का हमेशा से ही यही पर काम नहीं करेंगे और सालों तक MJF के NJPW को हेट करने के बाद अब MJF ने सामने से ये टीच कर दिया है कि वो यहाँ पर NJPW के नेक्स्ट ईयर पेपर व्यू रेसल डायनेस्टी के ऊपर पॉसिबली डेब्यू करने वाले गए। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको 2 से 3 दिन पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिसेंटली NJPW सुपरस्टार गेब किड के इंटरव्यू के ऊपर गेब किड ने जापान में MJF को मॉक किया था, जहां पर गेब किड का ये कहना था कि वो यहां पर हर मामले में MJF से काफी बेटर है और अगर यहां पर MJF कभी भी गेब किड के सामने आते गए तो गेब किड MJF को उनकी औकात दिखाएंगे। और यहीं गेब किड की इन बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर MJF गेब किड को रिप्लाई करते गए, जहां पर MJF ये बोलते गए कि उन्हें यहां पर ये मालूम भी नहीं गए कि गेब किड है कौन। और गाइज यहां पर MJF का ये कहना है कि अमेरिका में गेब किड को कोई भी नहीं जानता ही, लेकिन अगर यहाँ पर गेब किड को इतनी ही चुल मची गए तो MJF यहाँ पर जापान के अंदर आकर गेब किड के ही होम प्रमोशन के ऊपर उनको बीट डाउन कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर MJF का ये कहना है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के बाद क्योंकि नेक्स्ट ईयर टोक्यो डोम के अंदर AEW कंपनी NJPW के साथ अनदर कोलैबोरेशन शो रेसल डायनेस्टी करने वाले गए, तो गाइज इसीलिए उस शो के ऊपर अगर यहाँ पर टोनी खान MJF को परफॉर्म करने के लिए फोर्स करते गए तो गाइज MJF उसी शो के ऊपर गेब किड को फेस करना चाहेंगे और वो यहाँ पर जापान के बिगेस्ट शो पर जाकर गेब किड को उनकी औकात दिखाएंगे। और गाइज यही रेसल डायनेस्टी के ऊपर MJF के गेब किड को बीटअप करने को लेकर बात करने के बाद अब आज यहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर गेब किड बैक स्टेज इंटरव्यू पर MJF को जवाब देते गए, जहाँ पर गेब किड ये कहते गए कि अगर यहाँ पर MJF को ये लगता है कि वो टोक्यो डोम के अंदर गेब किड को बीट कर सकते गए तो गाइज गेब किड MJF के चैलेंज को एक्सेप्ट करते गए और वो यहाँ पर MJF को सच में टोक्यो डोम में ये दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर रियल रेसलर कौन है। और कुछ इस तरीके से MJF और गेब किड के बीच में बैक एंड फोर्थ काफी ज्यादा हीटअप के बाद अब यहाँ पर लगभग ये टीज हो चुका है कि सच में नेक्स्ट ईयर के ऊपर पॉसिबली MJF NJPW के रिंग में डेब्यू करेंगे और वो यहाँ पर 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर रेसल डायनेस्टी के ऊपर गेब किड को फेस करेंगे। वाला आप लोग मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन वर्सेस गेब किड का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।